न जाने क्यों काव्या को उसका अतीत बार बार आज याद आ रहा था। अचानक डोरबेल बज उठी। अरे कौन हो सकता है? बुदबुदाते हुए काव्या उठी। हाँ, हो ना हो, जरूर अपूर्वा ही होगी। जैसे ही काव्या ने दरवाज़ा खोला, सामने सचमुच अपूर्वा ही थी। अरे बेटा, इत्मीनान से करो, इतनी हड़बड़ी कैसी? और एक बात बताओ, आज इतनी जल्दी कैसे तुम घर आ गई? अरे मम्मी, आप तो जानती हैं ना अपनी इस बेटी को, जो सबको पीछे कर नंबर वन पोजीशन हर जगह हासिल कर ही लेती है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा किया। लेकिन ज़रा अपनी सेहत का भी ध्यान रखा करो। कितनी बार कहा है कि ब्रेक मिलता है तो कुछ ना कुछ ज़रूर खा लिया करो, लेकिन नहीं, तुम ज़रूर। अपनी माँ काव्या की बात को बीच में काटते ही अपूर्वा कह उठी। अरे मम्मी, आप क्या जाने, छोड़िए यह सब। अब जल्दी से मेरे लिए पास्ता बना दीजिए। नहीं नहीं, पास्ता वास्ता नहीं, तुम्हें बनाकर दूंगी गर्मा गर्म मटर के पराठे। अरे मम्मी, आलू के होते तो मज़ा आते, मटर मुझे पसंद नहीं। बस बस, अब कोई नखरे नहीं सुनूंगी। मटर बहुत फायदेमंद होता है, खाना पड़ेगा। जैसी आपकी आज्ञा हो माता रानी, कहकर अपूर्वा अपने कमरे में चली गई। सारा काम निपटा कर काव्या भी अपने कमरे में आराम करने चली गई। न जाने क्यों आज उसे अपना अतीत बार बार याद आ रहा था। सोने की बजाय वह सोचने लगी। सबकी तरह वह भी इतनी ही खुश मिजाज होनहार लड़की थी। अपनी मेहनत के बलबूते उसने एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर ली थी, जिस नौकरी को पाने के लिए लोग रात दिन एक कर देते हैं, फिर भी वह हासिल नहीं कर सकते। लेकिन इतनी आसानी से उसके पास आ चुकी थी यह नौकरी, मगर इसके बाद उसकी ज़िंदगी इतनी जल्दी और इतनी तेज़ी से बदलेगी, इसका तो उसे आभास ही नहीं था। नई नौकरी मिलने के कुछ समय बाद ही एक अच्छा रिश्ता आया। हालांकि शुरू में काव्या ने इतनी जल्दी विवाह करने से इनकार कर दिया, पर पिता के समझाने पर कि वह घर में सबसे बड़ी है, उसकी शादी हो जाएगी, फिर भी बाकी लड़कियों के लिए भी लड़का देख सकेंगे। और फिर लड़की वाली परिचित हैं, लड़का दिखा भाला है, अच्छा खानदान है, मना करने का कोई कारण नहीं है, वगैरह वगैरह। आखिर काव्या विवाह के लिए राजी हो गई। खुशी खुशी काव्या की शादी संपन्न हुई और वह अपनी ससुराल आ गई। ससुराल में शादी के बाद शुरू के 6 महीने जैसे पंख लगाकर उड़ गए। काव्या अपने सास ससुर की लाडली बहू और ननंद माही की पक्की सहेली बन चुकी थी। पति विपिन भी उसका ख्याल रखता था, बस कमी कुछ थी उसके पास तो समय की। जब काव्या उसकी शिकायत करती तो वह सफाई देता। क्या करूँ काव्या, तुम्हें तो पता है, मुंबई की लाइफ तो ऐसी ही है। सुबह निकलता हूँ तो 10 बजे ऑफिस पहुँचता हूँ। दिन भर साइट में इंस्पेक्शन करना, शाम को मीटिंग और दूसरे प्रोजेक्ट पर डिस्कस करना। 8 बजे निकलता हूँ तो घर पहुँचते पहुँचते 10 बज ही जाते हैं। क्या करें, अब तुम ही बताओ। काव्या निराश हो जाती, कहती भी क्या, यह कहानी उसकी ही तो नहीं, मुंबई में करोड़ों लोगों को इसी तरह रहना पड़ता है। कभी कभी वह सोचती, इससे तो किसी छोटे शहर में रहना अच्छा है, कम से कम घर और ऑफिस नज़दीक तो होते। पर कोई बात नहीं, विपिन की भी तो मजबूरी है, वरना कोई आदमी 10-12 घंटे रोज घर से बाहर खुशी से थोड़े ही रहेगा। सोचकर वह अपने मन को मना लेती। सुबह उठकर सासू माँ के साथ मिलकर खाना बनाकर बाकी काम खत्म करके वह विपिन के साथ ही निकलती। उसको स्टेशन में ड्रॉप करके विपिन अपनी साइट पर चला जाता और काव्या लोकल ट्रेन से ऑफिस आ जाती। शाम को 7 बजते बजते वह घर पहुंच जाती। थोड़ा आराम करके टीवी देखते हुए रात के काम निपटाती। हर शाम को उसके मन में कई बार इच्छा होती कि अन्य लड़कियों की तरह वह भी पति के साथ मुंबई में समंदर के किनारे घूमे फिरे, पिक्चर्स देखें, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। रोज विपिन को आने में देर होती थी। उसका इंतज़ार करते हुए वह दिन भर की भाग दौड़ी और काम से थक कर सो जाती। शनिवार रविवार को भी विपिन निकल जाता और काव्या कभी अपने मायके चली जाती तो कभी सासू माँ के साथ बाजार चली जाती। इसी प्रकार काव्या के ससुराल में कुछ और दिन निकल गए। शादी के सिर्फ 8 महीने ही हुए थे कि विपिन को एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में अमेरिका जाना पड़ा। काव्या भी उसके साथ जाना चाहती थी,
पर विपिन के साथ ऑफिस के और सहयोगी और थे, इसीलिए काव्या मन महसूस कर रह गई। लेकिन प्रोजेक्ट 3 महीनों तक खींच गया। अमेरिका में काम करते करते विपिन की कंपनी को सऊदी अरब में एक और प्रोजेक्ट मिल गया और विपिन और 2 महीनों के लिए सऊदी अरब चला गया। इधर काव्या को विपिन के बिना जैसे सब कुछ सूना लग रहा था। विपिन के जाने के एक ही हफ्ते में वह बीमार पड़ गई। सासू माँ जबरदस्ती उसे डॉक्टर के पास ले गई और जब डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि वह माँ बनने वाली है तो सास ससुर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने काव्या के पिता को भी फ़ोन पर यह शुभ सूचना दे दी, पर काव्या खुद यह बात विपिन को फ़ोन पर बताना चाहती थी। विपिन से संपर्क जुड़ने पर उसने साफ कह दिया कि अभी उसे बच्चा नहीं चाहिए, तुम एबॉर्शन करवा लो। रात भर काव्या सो नहीं पाई। सुबह उठकर उसने सासू को यह बात बताई, पर सासू जी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि अरे कुछ नहीं बेटा, अभी तो वह विदेश में है ना, उसको तुम्हारी चिंता है इसीलिए ऐसा कर रहा है। एक बार यहाँ आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा, तो फिक्र मत कर, हम सब है ना तेरे ख्याल रखने वाले। एबॉर्शन वगैरह के बारे में सोचना भी मत। और फिर प्यार से उसके बाल सहला दिए। आखिरकार काव्या का इंतज़ार खत्म हुआ। करीब 5 महीने बाद सऊदी अरब में विपिन अपना प्रोजेक्ट ख़त्म करके वापस आ रहा था। काव्या ने 2 दिन दफ्तर से छुट्टी ले ली थी। बड़ी चाव से उसने विपिन के लिए उसके मनपसंद व्यंजन बनाए थे। इतने दिनों बाद घर का खाना उसे खाने को मिलेगा, सोचकर काव्या मन ही मन खुश हो रही थी। बहुत दिनों बाद आज उसने विपिन की पसंद की साड़ी पहनी थी और गुनगुनाते हुए विपिन का स्वागत करने के लिए तैयार हो रही थी कि सासू माँ ने कमरे में प्रवेश किया। काव्या के खिले हुए चेहरे को देखकर कुछ सिर झुकाकर उन्होंने हिचकिचाते हुए कहा, बेटा एयरपोर्ट से विपिन का फ़ोन आया, वह सीधे ऑफिस जा रहा है। घर आएगा तो ऑफिस पहुंचने में देरी हो जाएगी और आज यहाँ रिपोर्ट करना ज़रूरी है। काव्या सन्न रह गई। वह आंसुओं को रोक ना सकी। क्या ऑफिस का काम मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरी है माँ? एक बार फिर माँ जी ने ही उसे संभाला। बेटा ऐसी हालत में रोकर अपनी तबीयत खराब मत कर। सुबह से इतना काम कर रही है, चल थोड़ा आराम कर ले। हालांकि उस वक्त तो काव्या संभल गई, पर पूरा दिन उसकी सूजी आंखें और दरवाजे पर नज़र किसी से छिपाए ना छिपी। रात को विपिन घर पहुंचा। काव्या उसका इंतज़ार करके निंद्रा के आगोश में कब चली गई उसे पता ही नहीं चला। विपिन ने सोती हुई काव्या को लापरवाही से देखा और कपड़े बदलकर सोफा पर सो गया। अगले दिन रविवार था। सुबह काव्या की नींद देर से खुली। घड़ी की ओर देखा तो बड़बड़ाई की, अरे 9 बज गए, किसी ने मुझे उठाया तक नहीं। लगभग दौड़ते हुए कमरे से बाहर आई तो देखा बाहर गार्डन में माँ, पिताजी और विपिन बैठकर गंभीरतापूर्वक किसी विषय में बातचीत कर रहे थे। ड्राइंग रूम में फ़ोन की घंटी बज रही थी। काव्या ने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, विपिन है? नहीं, वे बाहर हैं। मैं काव्या बोल रही हूँ। आप कौन? काव्या ने पूछा। सवाल के जवाब में फिर सवाल पूछा गया, आप उसकी कौन हैं? मैं उनकी पत्नी हूँ, काव्या ने जवाब दिया। यह सुनते ही फ़ोन कट गया। कौन हो सकती है और उसने फ़ोन क्यों काटा? सोचते हुए काव्या बाथरूम में चली गई। जल्दी से फ्रेश होकर किचन में जाकर 4 कप कॉफ़ी बनाकर वह गार्डन में सबके लिए कॉफ़ी लेकर आई। उसे देखते ही तीनों शांत हो गए। गुड मॉर्निंग कहते हुए काव्या ने मुस्कुराते हुए सबको कॉफ़ी दी और बैठते हुए विपिन से पूछा, आपका प्रोजेक्ट कैसा रहा? गए थे 1.5 माह के लिए और लगा दिए इतने महीने, कहते हुए उसने विपिन को शिकायत भरी नज़रों से देखा, मगर विपिन ने कोई जवाब नहीं दिया। उड़ती उड़ती नज़र उस पर डालते हुए चाय की चुस्कियाँ लेता रहा। काव्या को उसका यह व्यवहार कुछ चुभ गया, पर वह स्वयं को संभालते हुए बोली, अरे विपिन जी, आपका अभी एक फ़ोन आया था, किसी महिला का था, पर जब मैंने अपना नाम बताया तो पता नहीं क्यों उसने जल्दी से फ़ोन रख दिया। अरे छोड़ो, कोई सेल्स गर्ल होगी, कहकर विपिन ने बात पलट दी। काव्या कहना चाहती थी पर सबके सामने वह यह बात नहीं कह पाई। एक शक का कीड़ा कहीं अंदर कुलबुलाया जरूर था, पर उस समय बात आई गई और हो गई। विपिन विदेश से सबके लिए ढेर सारे तोहफे लाया था, सब उसी में मगन थे। माही भी आई थी भाई से मिलने,
पर इन सब के बीच काव्या को कहीं ना कहीं लगता रहा कि विपिन उससे अकेले में मिलने और बात करने में कतरा रहा है। खैर, दोपहर में खाना खाकर और भैया के लाए तोहफे लेकर माँ ही अपने घर चली गई। माँ और पिताजी भी अपने कमरे में जाकर सो गए। रसोई वगैरह समेटकर काव्या जब अपने कमरे में पहुंची तो विपिन की गाड़ी की चाबी हाथ में लेकर कमरे से बाहर निकल रहा था। अरे, आप कहाँ जा रहे हैं? काव्या के पूछने पर वह बोला कि थोड़ा दोस्तों से मिलकर आता हूँ, और वह बाहर निकल गया। मुझसे मिलना नहीं है आपको? मुझसे कुछ बातें नहीं करनी है आपको? मगर काव्या की बातें सुनने के लिए विपिन वहाँ कहाँ था। काव्या अपने आंसुओं पर काबू ना पा सकी, जाकर अपने कमरे में लेट गई। लगातार बजती फ़ोन की घंटी सुनकर काव्या उठी। एक बार फिर सुबह वाली आवाज़ थी, विपिन है क्या घर पर? नहीं, वे बाहर गए हैं। आप कौन? काव्या ने पूछा, मगर जवाब में अच्छा निकल गया क्या वह? चलो ठीक है, ओके कहकर फ़ोन रख दिया गया। काव्या का शक और गहरा हो गया। शाम को इस बारे में विपिन से बात करूंगी, उसने तय कर लिया, पर ऐसा ना हो सका। रात को 12 बजे विपिन घर पहुंचा। तब तक काव्या सो चुकी थी। सुबह उसको भी ऑफिस जाना था। अगले दिन जल्दी उठकर घर के काम आदि से फ्री होकर वह ऑफिस के लिए निकल गई। आज विपिन को 10 बजे किसी साइट इंस्पेक्शन के लिए जाना था, इसीलिए वह आराम से सो रहा था। काव्या ने उसे जगाना उचित नहीं समझा और सासू माँ से कहकर वह रिक्शे से चली गई। काव्या ऑफिस पहुँच तो गई, पर उसका काम में मन नहीं लगा। एक तो घर पर काम की थकान, ऊपर से 2 दिनों से विपिन की उपेक्षा से उसको बेतरह मानसिक कष्ट पहुंचा था। दोपहर होते होते उसको जबरदस्त सिर में दर्द होने लगा, बेचैनी होने लगी, चक्कर जैसा आने लगा। वह तुरंत छुट्टी लेकर घर आ गई। काश उस दिन घर ना आई होती तो उसने वह सब कुछ आंखों से ना देखा होता तथा कानों से ना सुना होता, तो क्या उसकी ज़िंदगी आज कुछ और होती? नहीं, ऐसा कभी ना कभी तो होना ही था। काव्या की आंखों से ना चाहते हुए भी आंसू बह निकले। उस दिन दोपहर के लगभग 2 बजे थे जब काव्या घर पहुंची। यह समय सास ससुर की सोने का होता था, इसीलिए उसने डुप्लीकेट चाबी से घर का दरवाज़ा खोला और अपने कमरे की ओर जाने लगी कि अचानक सासू जी के कमरे से आती आवाज़ों ने उसका ध्यान खींचा। उनमें से एक तेज आवाज़ पति विपिन की थी। कमरे का दरवाज़ा खुला था, पर पर्दे गिरे हुए थे। भीतर से विपिन की आवाज़ स्पष्ट सुनाई दे रही थी। गुस्से से भरे, लगभग चिल्लाते हुए विपिन कह रहा था, माँ, अब तुम मुझ पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। मैंने तुमसे पहले ही कहा था मैं वर्षा को नहीं छोड़ सकता, पर तुम नहीं मानी। यह कह कर के इससे माही की शादी पर असर पड़ेगा। जोर डालकर तुमने उस काव्या को मेरे पल्ले बांध दिया। यह तो अच्छा हुआ कि अमेरिका प्रोजेक्ट में वर्षा मेरी साथ थी, वरना मैं तो पागल हो जाता। माँ प्लीज़, अब तो माही भी सेटल हो चुकी है। अब काव्या से मेरा तलाक होना ज़रूरी है। वर्षा मुझे शादी के लिए परेशान कर रही है। मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। तुम जल्दी से काव्या के माँ बाप से बात करो और उनसे कहो कि मुझे आज़ाद कर दे। इसके पहले काव्या कुछ संभल पाती कि उसके ससुर जी की गरजती हुई आवाज़ सुनाई पड़ी। मैंने सोचा था कि शादी के बाद तुम सुधर जाओगे, मगर नहीं, तुम्हारे इश्क का भूत अभी तक नहीं उतरा। अरे, अब तो तुम बाप बनने जा रहे हो। भूल जाओ पुरानी बातें। काव्या को माजरा कुछ समझे कि उसे सास की मनुहार भरी आवाज़ सुनाई पड़ी। अरे बेटा, इतनी सुंदर सुघड़ बहू, साथ में सरकारी नौकरी, और क्या चाहिए तुझे? अरे माँ, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी सुंदर बहू और उसकी नौकरी। मुझे इस प्रॉब्लम से जल्दी छुट्टी दिलाओ, वरना मैंने कुवैत में जॉब के लिए बात की हुई है। इस बार जाऊंगा तो 20 साल नहीं आऊँगा, फिर रहना आराम से अपनी बहू के साथ। यह विपिन की पिफरती हुई आवाज़ थी। काव्या सकते में थी। अब सब कुछ उसके सामने स्पष्ट हो चुका था। उसकी आंखों के आगे जैसे अंधेरा सा छा रहा था। उसके पैर लड़खड़ा गए, जबान सूख गई। वह दरवाजे का सहारा लेते हुए वही जमीन पर बैठ गई। आवाज़ सुनकर सासू माँ लगभग दौड़ती हुई बाहर आई। काव्या की स्थिति देखकर उनको समझती देर न लगी कि वह सब कुछ सुन चुकी है। उन्होंने तुरंत उसे उठाया, भीतर ले जाकर बिस्तर पर लिटाया,
जल्दी से जाकर वे उसके लिए चाय बना कर लाईं। उन्होंने रोती हुई काव्या को बैठाकर प्यार से उसका सिर सहलाया और जबरदस्ती चाय पिलाई। ससुर जी चिंता से कमरे के अंदर बाहर हो रहे थे। विपिन मौका देखकर अपनी बाइक उठाकर जा चुका था। उसे काव्या की कोई परवाह नहीं थी। सास काव्या को समझा रही थी, रो नहीं बेटे, अपनी तबीयत संभालो, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद जब उन्हें लगा कि रोते रोते काव्या सो गई है तो वे अपने कमरे में चली गई। मगर काव्या सोई नहीं थी। विपिन के तिरस्कारपूर्ण व्यवहार और अपमान से उसका दिल रो रहा था, पर वह समझ चुकी थी कि अब कुछ नहीं होने वाला है। उसे जल्दी कोई निर्णय लेना ही होगा। जो आदमी अपनी पत्नी के प्यार और समर्पण को नहीं समझ पाया, उसके मन में अपने अनदेखे अनजन्मे बच्चे के लिए मोह कहाँ से जागेगा। ऐसे निर्मोही के साथ जीवन बिताने का क्या मतलब। काव्या ने एक पल की भी देरी नहीं की। उसने अपने पिता को फ़ोन किया, उन्हें सारी स्थिति समझाई और तुरंत वहां आकर उसे ले जाने को कहा। माँ और पिताजी के आने तक वह अपना सामान पैक कर चुकी थी। अचानक समधी समधन को आया देखकर काव्या के सास ससुर घबरा गए। तभी सामने से बड़ी बेफिक्र अंदाज में विपिन ने कमरे में प्रवेश किया। सबको देखकर वह सकपकाकर वहीं खड़ा हो गया। काव्या खुद को काबू में न रख सकी। विपिन के सामने जाकर उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। इससे पहले कि वह कुछ समझता, काव्या के पिता ने कड़े शब्दों में अपनी समधी से कहा, गलती सिर्फ आपके बेटे की ही नहीं है। अपने बेटे की सारी करतूतें जानते हुए भी आपने मेरी लड़की से उसकी शादी करवाई। अब भी मैं आपको एक मौका देता हूँ। अगर आपका बेटा अपनी भूल मानकर एक हफ्ते में मेरी बेटी को लेने आता है तो ठीक है, वरना 10 दिनों में तलाक का नोटिस आपको मिल जाएगा और मुआवजे की मांग की लिस्ट। और वे काव्या का सूटकेस लेकर बाहर निकल गए। काव्या ने माँ का हाथ पकड़कर घर से निकलते समय पलटकर देखा। सास ससुर सिर झुकाए खड़े थे, पर विपिन के चेहरे पर पछतावे का कोई लकीर नहीं था, जबकि राहत के भाव स्पष्ट नजर आ रहे थे। काव्या बुरी तरह टूट चुकी थी, पर मन में कहीं भीतर एक आशा छिपी हुई थी। शायद कभी विपिन को अपनी गलती का एहसास हो और अपनी पत्नी के पास वापस वह लौट आए। पर यह आस की डोर भी उसी दिन टूट गई जब विपिन की ओर से ही तलाक के कागजात डाक से आए। काव्या की रही सही आशा भी खत्म हो गई। उसके सारे सपने चूर चूर हो चुके थे। काव्या रात दिन सोचती पर समझ नहीं पाती थी ऐसा कैसे हो गया और इस सब में उसकी क्या गलती थी। उसके पिता ने उसके ऑफिस में लंबी छुट्टी की अर्जी भेज दी थी। माँ, पिताजी और दोनों बहनें उसको बहलाने का हर संभव प्रयास करती, पर काव्या एकदम गुमसुम सी हो चुकी थी। 90 महीने एक सुंदर सी बिटिया के जन्म होने के बाद भी काव्या खुश ना हो सकी। फिर उसके दिल में एक आस जागी, शायद विपिन बच्ची को देखने आए और उसका सलोना मुखड़ा देखकर उनका मन बदल जाए। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। काव्या ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। घर में उसकी बहनें उसकी बच्ची अपूर्वा का ख्याल रखती और वह अपने आप को ऑफिस के कामों में उलझाए रखती। रात को अपूर्वा को हंसता खेलता देखकर अपने गम को भुलाने का प्रयास करती। वह अब पूरी तरह व्यस्त हो चली थी। मुंबई की तेज रफ्तार और भीड़ भाड़ की जिंदगी में उसे पल भर का अवकाश नहीं मिलता था। अपूर्वा अब 12 साल की हो गई थी। काव्या की बहनें विवाह करके ससुराल जा चुकी थीं। अब काव्या ही अपने वृद्ध माता पिता का सहारा थी और वे दोनों ही काव्या का। बहरहाल अपूर्वा जरूर सबकी लाडली थी और काव्या की तो जिंदगी ही जैसे अपूर्वा पर शुरू होती थी और उसी पर ही ख़त्म होती थी। ऐसे ही 3-4 साल गुजर गए। उस दिन काव्या रोज की भांति शाम को 7 बजे दफ्तर से घर लौट रही थी। अगस्त का महीना था। मुंबई की बारिश अपने पूरे शबाब पर थी। ऐसे में तो स्टेशन से घर तक का सफ़र भी आसान नहीं था। दूर दूर तक कोई रिक्शा नहीं दिख रहा था। बसें खचाखच भरी हुई थीं। काव्या छाता खोलकर स्टेशन से पैदल ही घर के लिए निकल पड़ी। अचानक बिजली कड़की और काव्या के मुंह से चीख सी निकल गई। तभी उसके पास एक कार आकर रुकी। कार के शीशे को नीचे करके एक सभ्य से दिखने वाले व्यक्ति ने उसे पुकारा, आइए, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ, घबराइए नहीं,
मैं आपकी ही बिल्डिंग में ही रहता हूँ और आपके पिताजी मुझे अच्छी तरह से पहचानते हैं। काव्या ने गौर से उस अनजान युवक को देखा। हालांकि मन में झिझक तो थी, पर और कोई चारा भी तो नहीं था। मन महसूस कर अपना छाता बंद करके काव्या कार के पिछले दरवाजे को खोलकर बैठ गई। रास्ते में दोनों की कोई बात नहीं हुई। बिल्डिंग आने पर युवक को धन्यवाद देकर वह कार से उतर गई। युवक ने मुस्कुरा कर कहा कि इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं, आपका पड़ोसी होने के नाते यह तो मेरा फर्ज था। वैसे मेरा नाम अनूप है। अच्छा, नमस्ते। घर पहुंचकर काव्या ने चैन की सांस ली। अपूर्वा अपने होमवर्क में और नाना नानी अपना प्रिय सीरियल देखने में व्यस्त थे। चाय बनाकर पिताजी को देते हुए काव्या ने उन्हें अनूप के बारे में बताया। पिताजी खुश हो गए। अच्छा अनूप, भाई वह तो बहुत अच्छा लड़का है। अभी कल ही तो उसकी माँ गांव से आई हैं। मैंने उसे इस रविवार को माँ को खाने पर लेकर आने को कहा है। काव्या कुछ कहती उसके पहले ही अपूर्वा की आवाज़ आई, माँ मेरी प्रोजेक्ट बनाने में मदद करो ना। और बात आई गई और हो गई। अगले दिन शनिवार की छुट्टी थी। काव्या पिताजी की दवाइयाँ लेने मेडिकल शॉप पे गई। देखा वहाँ अनूप अपनी माताजी के साथ दवाइयाँ ले रहा था। काव्या ने उन्हें नमस्कार किया और दोनों में बातचीत शुरू हो गई। बातों ही बातों में अनूप ने उसको बताया कि वे बहुत परेशान हैं क्योंकि माताजी को वायरल फीवर है और अनूप को ऑफिस के ज़रूरी काम से दिल्ली जाना है। काव्या ने अनूप को दिलासा दिया कि आप चिंता मत करिए, कल से मेरी 3 दिनों की छुट्टी है, मैं माताजी का ख्याल रखूँगी, आप निश्चिंत होकर जाइए। सुनकर अनूप प्रसन्न हो गए कि थैंक यू काव्या जी। माँ जी के चेहरे पर भी राहत के भाव आ गए। काव्या उन्हें नमस्ते करके घर आ गई। अनूप के दौरे पर जाने के बाद काव्या उनकी माताजी को अपने घर ले आई। समय पर दवाइयाँ, भोजन और आराम पाकर उनका बुखार उतर गया। वे एक मिलनसार महिला थी। बहुत जल्दी वे घर के लोगों से हिलमिल गई और विशेषकर अपूर्वा तो अपनी चुलबुली बातों से उनकी आंखों का तारा बन गई। 3 दिन बहुत जल्दी बीत गए और जब अनूप दौरे से आए तो अपनी माँ को स्वस्थ और हंसते मुस्कुराते देखकर उन्होंने हाथ जोड़ दिए और माँ जी ने अपूर्वा को सीने से लगाकर उसे ढेरों आशीर्वाद देकर विदा ली। इन 3 दिनों में अनूप की माँ संगीता जी काव्या की माँ से उसकी पूरी कहानी सुन चुकी थी। इधर अनूप की ज़िंदगी भी खुशियों से भरी नहीं थी। मुंबई से इंजीनियरिंग करके उन्होंने विदेश की बड़ी फर्म ज्वाइन की थी। कुछ दिनों तक वहाँ काम करते हुए ऑफिस की ही एक सहकर्मी शिरीष उन्हें बेहद भा गई और उन्होंने उसके समक्ष विवाह का प्रस्ताव भी रख दिया। शिरीष भी उन्हें पसंद करने लगी थी। उसने तुरंत हाँ कह दी। माँ ने बेमन से ही सहमति दे दी थी। दोनों ने खुशी खुशी शादी की। थोड़े दिन तो सब कुछ ठीक रहा, फिर दोनों के बीच मतभेद उभर कर सामने आने लगे। शिरीष एक आज़ाद ख्याल की लड़की थी। परिवार, बच्चे जैसी बातों में उसकी कोई रुचि नहीं थी। वह खाओ पियो और मौज करो सिद्धांत की हिमायती थी। अनूप ने शिरीष को बहुत समझाया और शिरीष घर के बंधन में रहना स्वीकार नहीं कर पाई। अंत में अनूप से तलाक लेकर अपने ही देश के युवक के साथ रहने चली गई। अनूप इस पूरे वाकया के दौरान बेहद टूट गए थे। इधर मुंबई में पिताजी के जाने के बाद माँ भी अकेली हो गई थी। आखिरकार माँ के समझने पर विदेश छोड़कर एक प्राइवेट फर्म में प्रोडक्शन मैनेजर बनकर अनूप मुंबई आ गए। बीते दिनों की कड़वी यादों को भुलाने के लिए उन्होंने अपने आप को काम में पूरी तरह डिबो दिया और इस कोशिश में कुछ हद तक वे संभल भी गए थे। काव्या की जिंदगी और उसकी हिम्मत व आत्मविश्वास को देखकर अनूप की माँ बेहद प्रभावित हुई और फिर उसकी सादगी और अपनत्व का परिचय तो उन्हें 3 दिनों में ही मिल चुका था। अपूर्वा से भी वे पूरी तरह से घुल मिल गई थी। एक बार फिर उनकी आंखों में अपने बेटे की शादी का सपना सजने लगा। अवसर मिलते ही उन्होंने अनूप से काव्या के साथ शादी की बात की। अनूप ने धैर्यपूर्वक उनकी बातें सुनी, फिर एक गहरी सांस लेकर बड़ी ही शांति से जवाब दिया, माँ, किसी भी निर्णय पर पहुँचने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर लो। मैं पहले ही गलत निर्णय लेकर पछता चुका हूँ। अब तुम जैसा ठीक समझो। तुम्हारी हर बात मुझे स्वीकार है, पर एक बार काव्या के मन की भी थाह ले लूँ। अगर उसे कोई विरोध नहीं है तो
मेरी तरफ से भी समझो हाँ ही है। बेटे की तरफ से हरी झंडी मिलते ही संगीता जी काव्या के माता पिता से मिली। संगीता जी का प्रस्ताव सुनकर उनकी खुशी से आंखें भर आई। उनकी सहमति पाकर संगीता जी का उत्साह दोगुना हो गया। अब वे देर नहीं करना चाहती थी। शाम को काव्या के माता पिता को काव्या और अपूर्वा सहित घर आने का निमंत्रण देकर वे बाजार की ओर निकल पड़ी। टेलीफोन पर अनूप को इस सहमति की सूचना देना भी ना भूली, मगर अनूप एक बार जीवन में धोखा खा चुके थे। इस बार वे जल्दीबाजी नहीं करना चाहते थे। वे काव्या से मिलकर इस बारे में बात करना चाहते थे। कुछ भी निर्णय लेने से पहले काव्या से मिलना जरूरी था। कुछ सोचकर उन्होंने अपनी सेक्रेटरी को बुलाया। उसे कुछ निर्देश देकर वे बाहर निकले और काव्या को मोबाइल पर फ़ोन किया, पर उसका फ़ोन ऑफ था। उन्होंने काव्या के ऑफिस नंबर पर फ़ोन किया तो पता चला कि आज काव्या एक टूर्नामेंट का हिस्सा बनी है। अनूप कार लेकर स्टेडियम जा पहुँचे और दर्शकों की पंक्ति में बैठ गए। बैडमिंटन का महिला फाइनल एकल मैच खत्म हो रहा था, मगर उनमें काव्या कहीं दिख नहीं रही थी। परेशान होकर अनूप ने आसपास खोजा तो देखा दूर अपना बैग लेकर थकी हारी काव्या स्टेडियम की छोटी वाली गेट से लगभग दौड़ती हुई सी निकल रही थी। अनूप को याद आया कल ही शाम काव्या ने उसे बताया था कि बेटी के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है और आज 2 बजे स्कूल जाना है। अनूप का मन काव्या के लिए करुणा से भर आया। सच, औरत के कितने रूप होते हैं और इन अलग अलग रूपों को जीते हुए वह अपने आप को इस कदर व्यस्त रखती है कि वह स्वयं अपने आप को भुला देती है। क्या उसको उसके हिस्से की खुशियाँ पाने का हक नहीं है? जरूर है, और यह हक उसको मैं दूंगा। अब काव्या और अपूर्वा को मैं सहारा दूंगा। सोचते सोचते उनकी कार कब काव्या के पास पहुंची वे समझ ही नहीं सके। कार का दरवाज़ा खोलकर हाथ में गुलदस्ता लेकर वे काव्या के सामने पहुंच गए। क्या मैं आपको अपनी छोटी सी कार में लिफ्ट दे सकता हूँ? काव्या के हाथों में बुके देते हुए अनूप मुस्कुराते हुए बोली। सामने अनूप को देखकर काव्या पहले तो चौंक गई, फिर उसके चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कुराहट आ गई। अनूप से बुके लेकर काव्या कार में बैठ गई। अब उसकी थकान काफूर हो चुकी थी। कार सीधे अपूर्वा के स्कूल के बाहर रुकी। काव्या सुगद आश्चर्य से भर उठी। आपको कैसे मालूम कि मुझे यहाँ आना था? मुस्कुराते हुए अनूप बोले। अरे, हम अंतर्यामी जो ठहरे। अब जाइए जल्दी से, वरना मीटिंग के लिए देरी हो जाएगी। मैं यहीं आपका इंतज़ार करता हूँ, पर ज़रा जल्दी कीजिएगा, क्योंकि मैंने तय किया है कि आज मैं बैडमिंटन चैंपियन काव्या जी के साथ ही लंच करूँगा, वरना भूखा रहूँगा। काव्या हंस पड़ी। बस 10 मिनट में आई, बोलकर वह स्कूल के अंदर चली गई। मीटिंग में 10 के बजाय 20 मिनट लग गए। मीटिंग के बाद और 3 पीरियड थे, इसीलिए अपूर्वा को छुट्टी नहीं मिली। उसे कक्षा में छोड़कर काव्या स्कूल के बाहर आई। देखा कार में एक बढ़िया सा गाना बज रहा था और अनूप साहब आंखें बंद कर गुनगुनाते हुए गाने का मजा ले रहे थे। काव्या कार का दरवाज़ा खोलकर सीट पर बैठ गई और कार का हॉर्न बजाया। अनूप चौंक कर उठ बैठे और पास में मुस्कुराती काव्या को देखकर उसकी शरारत समझ गए। मंद मंद मुस्कुराकर गाड़ी स्टार्ट की और सीधे होटल पहुंचकर ही गाड़ी रुकी। इतने बड़े 5 स्टार होटल में काव्या पहली बार आई थी। अपने सादे कपड़ों की ओर जब उसका ध्यान गया तो वह संकोच से भर उठी। होटल के दरवाजे पर काव्या को सकुचाते हुए देख उसकी मनोदशा को अनूप समझ गए। उन्होंने काव्या का हाथ मजबूती से थामा और रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गए। भूख दोनों को ही जोर से लगी थी। खाने का ऑर्डर देकर वेटर को जल्दी खाना लाने को बोलकर अनूप काव्या को देखकर मुस्कुरा उठे। बिना कुछ बोले उसे कुछ देर देखते रहे। उन्हें इस प्रकार देखते पाकर काव्या और भी असहज हो गई। खैर, तब तक खाना आ गया। काव्या ने राहत की सांस ली। दोनों ने शांति से बिना कुछ बोले खाना खाया। आइसक्रीम का ऑर्डर देकर अनूप ने काव्या से पूछा, जानती हो मैं तुम्हें आज यहाँ लेकर क्यों आया हूँ? काव्या ने इनकार में सिर हिलाया तो अनूप बोले, तो सुनिए मैडम,
आज शाम को मेरी माँ हमारी शादी की तारीख पक्की करने वाली हैं और उसके पहले मैं तुम्हारी हाँ सुनना चाहता हूँ। अनूप ने बड़े सीधे साधे शब्दों में बिना किसी भूमिका के कहा। क्या? काव्या बहुत चक्की रह गई। एक पल को तो अनूप की बात सुनकर काव्या को विश्वास ही नहीं हुआ। फिर बोली, पर अनूप, ऐसा कैसे हो सकता है? आप जानते हैं ना कि मैं एक बच्ची की माँ हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ, और उस प्यारी सी बच्ची को मैं अपनाना चाहता हूँ, उसे अपना नाम देना चाहता हूँ। इसके अलावा मुझे इनकार करने का और कोई कारण है आपके पास? अनूप के इस सवाल का काव्या के पास कोई जवाब नहीं था और उनके प्रस्ताव को मना करने के लिए उसके पास कोई ठोस कारण भी नहीं था। पर सब कुछ इतना अचानक हो रहा था कि वह कुछ कह भी नहीं पा रही थी। तभी कुछ आगे झुककर मुस्कुराते हुए अनूप धीरे से फुसफुसाए, तो मैं यह रिश्ता पक्का समझूं? काव्या ने शर्माते हुए हाँ में सिर हिला दिया। अनूप ने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। इसके बाद तो जैसे चटमंगनी और पटब्याह बड़ी ही सादगी से दोनों के परिवारजनों के सामने विवाह समारोह संपन्न हो गया और काव्या अनूप की पत्नी बनकर उनके घर आ गई। सबसे ज़्यादा आश्चर्य तो काव्या को अपूर्वा के व्यवहार से हुआ। अपूर्वा ने बड़ी ही समझदारी का परिचय देते हुए अनूप को पिता के रूप में स्वीकार कर लिया और अनूप तो उसकी हर इच्छा पूरी करने के लिए जैसे हर पल तैयार रहते थे। दोनों को देखकर कोई कह नहीं सकता था कि इनका रिश्ता कुछ दिनों ही पहले का है। काव्या को तो जैसे भरोसा ही नहीं हो रहा था। सच है, सितारों से आगे जहाँ भी है। अनूप के कहने पर उसने 6 माह की लंबी छुट्टी ली थी। अब वह इस सुनहरे समय को अपने हाथों से नहीं निकलने देना चाहती थी। इसके हर पल हर घड़ी को वह यादगार बना देना चाहती थी। खैर, हंसते खिलते 5 माह निकल गए। अनूप ऑफिस जाते जाते अपूर्वा को स्कूल छोड़कर चले गए थे। सुबह के कामों को निपटाकर बालकनी में बैठकर दैनिक अखबार पढ़ते हुए काव्या कॉफ़ी की चुस्कियाँ ले रही थी। यह उसकी रोज की दिनचर्या थी। ट्रिंग ट्रिंग फ़ोन की आवाज़ सुनकर काव्या उठी। अनूप फ़ोन पर थे। बोले कि काव्या, मैं अपनी एक ज़रूरी फ़ाइल घर पर भूल गया हूँ। देखो, अलमारी के पास की टेबल की दराज में हरे रंग की जो फाइल है उसे निकाल कर रखो। मैं अपने एक आदमी को भेज रहा हूँ, उसे दे देना। 12 बजे एक मीटिंग है, शाम को मिलते हैं। बाद में फ़ोन करता हूँ। और अनूप ने फ़ोन रख दिया। काव्या ने फाइल निकालकर सामने टेबल पर रख दी और अखबार में डूब गई। कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बज उठी। काव्या ने उठकर दरवाज़ा खोला। सामने अनूप के दफ्तर से आया आदमी खड़ा था। उसने काव्या को नमस्कार किया। काव्या ने उसके अभिवादन का जवाब देते हुए फाइल दे दी। फाइल लेकर जाते जाते वह आदमी रुका। मैडम, आपने मुझे पहचाना नहीं क्या? नहीं, कहते हुए काव्या ने उस अधेड़ से आदमी को पहचानने की कोशिश की। अचानक उसे झटका लगा। उफ, इस आदमी की शक्ल वह कैसे भूल सकती है? सामने विपिन खड़ा था। खिचड़ी बाल, सफ़ेद दाढ़ी, मोटा चश्मा, साधारण सी शर्ट पहने हुए यह आदमी पहले के स्मार्ट, हैंडसम, आत्मविश्वासी विपिन से कितना अलग है। काव्या जैसे कहीं खो सी गई। विपिन ने आगे कहा, काव्या, मैं तो तुम्हें अनूप सर की शादी के रिसेप्शन में ही पहचान गया था, पर तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। शायद इसीलिए कुदरत ने मुझे मेरे कर्मों की सजा दी। तुम्हारे जाने के बाद परिवार में और ऑफिस में मेरे और वर्षा के रिश्ते के बारे में सभी लोग जान गए थे। मैं चाहता था जल्दी से तुमसे तलाक लेकर अपने और वर्षा के रिश्ते को नाम दे दूँ, पर तब तक हमारी काफ़ी बदनामी हो चुकी थी। वर्षा भी मेरे माँ पिता की उसके प्रति नफ़रत को समझ चुकी थी। वह जानती थी कि मेरी माँ उसे कभी माफ़ नहीं करेंगी। इन सब से बचना ही उसने बेहतर समझ और एक दिन किसी को बताए बिना दिल्ली हेड ऑफिस पर अपना ट्रांसफ़र करवा लिया और अपने पिता के साथ दिल्ली चली गई। जमा पूंजी भी खर्च हो गई थी। वर्षा उससे भी नाराज़ थी। माँ बाबूजी ने मुझसे बात तक करना बंद कर दिया और अपनी पोती से मिलने की आस लिए दोनों एक के बाद एक दुनिया से चले गए।
तब से मैं अकेला ही रहता हूँ। दिमागी हालत खराब हो जाने के कारण मुझे ऑफिस से निकाल दिया गया। अब मैं अनूप सर की कंपनी में क्लर्क हूँ। मुझे माफ़ कर दो काव्या, शायद यही मेरे किए की सज़ा है। मैं अपने ही कर्मों का फल भुगत रहा हूँ। विपिन लगातार बोलते जा रहा था। काव्या जैसे सपने से जागी। सामने सिर झुकाए खड़े अनूप को उपेक्षा से देखते हुए पूरे आत्मविश्वास से कहा, आप गड़े मुर्दे उखाड़ना बंद कीजिए। अब मैं पुरानी काव्या नहीं, आपकी कंपनी के मैनेजर अनूप कुमार की पत्नी हूँ। और याद रखिए, यह आपसे मेरी आखिरी मुलाकात है। मैं नहीं चाहती भूल कर भी आपकी जुबान पर अब कभी भी मेरा नाम आए और उसके बाद आप मेरे घर आने की ज़रूरत भी ना करें। यही आपके लिए और आपकी नौकरी के लिए अच्छा रहेगा। और काव्या ने उसके सामने ही दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। नहीं, अब बहुत हो गया। अब वह कमज़ोर नहीं पड़ेगी। अनूप की दी हुई इस दूसरी ज़िंदगी के बीच अपने अतीत की काली परछाई को कभी नहीं आने देगी। आज काव्या का चेहरा अलग ही दमक रहा था। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।